नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र सरकार ने जिला खनिज कोष के उपयोग के लिए नियम सख्त किए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट जारी की। डार्क मैटर डिटेक्टर लक्स ज़ेपेलिन ने अपना पहला परिणाम जारी किया। क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग के 10 वर्ष पूर्ण हुए। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की अभी तक की सबसे गहरी अवरक्त तस्वीर खींची है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने त्याग पत्र की पुष्टि की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने जिला खनिज कोष के उपयोग के लिए नियम सख्त किए। सरकार ने ये कदम इन 2 उद्देश्यों से उठाया है। निर्धारित उद्देश्यों के लिए कोष का सही उपयोग और संगठित विकास सुनिश्चित करना है। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2015 प्रत्येक राज्य को खनन से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में जिला खनिज प्रतिष्ठान स्थापित करने का निर्देश देता है। एमएमडीआर अधिनियम के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन राज्य सरकार करती है और साथ ही राज्य सरकार ही इसके कार्यों को निर्धारित करती है। हालांकि केंद्र सरकार के पास इस कोष के उपयोग के मामले में निर्देश देने की शक्ति है। पट्टा धारकों को रॉयल्टी के 10% से 30% तक जिला खनिज प्रतिष्ठान में योगदान करना जरूरी है। ये योगदान राज्य सरकारों को भुगतान की गई रॉयल्टी के अलावा है। कोष का 60% उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में करने की आवश्यकता है। शेष 40% कोष का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे कि भौतिक अवसंरचना या सिंचाई आदि में किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अन्य जो बदलाव लाए गए हैं उसमें जिला खनिज प्रतिष्ठानों को एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करनी होगी। ये योजना विश्वविद्यालयों या प्रसिद्ध संगठनों के माध्यम से आधारभूत या फिर आरंभिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जाएगी। ये योजना खनन से जुड़ी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करेगी। नई योजना में प्राथमिकता वाले सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग खंड होंगे जैसे कि पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा सड़क एवं सिंचाई जैसे क्षेत्रों के लिए अलग अलग खंड। जिला खनिज प्रतिष्ठान एक ट्रस्ट है। इसकी स्थापना खनिज कार्यों से प्रभावित जिलों में एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में की जाती है। डीएमएफ कोष को बजट से अलग या इतर संसाधनों के रूप में माना जाता है। कोष का उपयोग करते हुए जिला खनिज प्रतिष्ठान से ये अपेक्षा की जाती है कि वो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करे। अगली खबर जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट वैश्विक जनसंख्या में हुई कमी या वृद्धि पर डेटा और विश्लेषण प्रदान करती है। साथ ही ये विश्व के सभी देशों और क्षेत्रों के संदर्भ में जनसंख्या विकास पर एक रूपरेखा भी उपलब्ध करवाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। वर्ष 1950 के बाद से जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1% से भी कम रही है। विश्व की 2/3 जनसंख्या ऐसे देश या क्षेत्र में रहती है जहां महिलाओं की आजीवन प्रजनन क्षमता प्रति महिला 2.1 जन्म से कम है। वर्ष 2019-21 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2 है। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधी से अधिक वृद्धि 8 देशों में देखी जाएगी और ये देश हैं लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। वैश्विक जनसंख्या में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी वर्ष 2022 में 10% रहेगी और ये वर्ष 2050 में बढ़कर 16% हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि कोविड-19 महामारी का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। इससे जन्म के समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा वर्ष 2021 में कम होकर 71 वर्ष हो गई है। वर्ष 2019 में ये 72.9 वर्ष थी। इस रिपोर्ट में भारत से जुड़े कई निष्कर्ष भी दिए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वर्ष 2100 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। 1 जुलाई 2022 तक भारत की जनसंख्या 1.4 अरब थी। वर्ष 2022 में वैश्विक जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी में मामूली कमी दर्ज की गई है। यूएन डेसा की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित है।
इससे सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी 2030 एजेंडा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये संयुक्त राष्ट्र के विकास स्तंभ को बनाए रखता है। ये दुनिया भर के देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसके लिए वो सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। यूएनडेसा अन्य रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, जैसे कि वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आदि। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। डार्क मैटर डिटेक्टर लक्स ज़ेपेलिन ने अपना पहला परिणाम जारी किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लक्स ज़ेपेलिन डिटेक्टर के परीक्षण से ये पता चला है कि ये अब तक बनाया गया सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। आपको बता दें कि जो ब्रह्मांड में हमें दिखाई देता है उसमें पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाश गंगाएं शामिल हैं। ये दृश्यमान ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बना है। ये सभी परमाणुओं में एक साथ बंधे हुए हैं। बेरियोनिक पदार्थ को ऑर्डिनरी मैटर भी कहा जाता है। ये पदार्थ ब्रह्मांड के द्रव्यमान के 5% से भी कम है। ब्रह्मांड में दृश्यमान पदार्थ को ही बेरियोनिक पदार्थ कहा जाता है। शेष ब्रह्मांड एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थ से बना हुआ है। इस अदृश्य पदार्थ को ही डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का 25% भाग है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण को पीछे हटाने वाला बल डार्क एनर्जी कहलाता है। ब्रह्मांड का 70% भाग डार्क एनर्जी से बना है। ऑर्डिनरी मैटर के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतरक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये ना तो प्रकाश को अवशोषित करता है और ना ही परिवर्तित या फिर उत्सर्जित करता है। इस कारण इसे पहचानना ज्यादा कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक दिखाई देने वाले पिंडों पर डार्क मैटर के पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन करके डार्क मैटर का अध्ययन करते हैं। डार्क मैटर के अध्ययन का काफी महत्व है, क्योंकि डार्क मैटर ही आकाश गंगाओं के भीतर तारों की अस्पष्ट गतियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये ब्रह्मांड के विकास और तारों, ग्रहों आदि की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये इन तथ्यों को निर्धारित करने में भी मदद करेगा कि ब्रह्मांड मुक्त है या फिर अभी इसका विस्तार जारी है, ब्रह्मांड बंद है या फिर ये एक बिंदु तक विस्तार करता है और फिर समाप्त हो जाता है, या फिर ब्रह्मांड सपाट है। लक्स ज़ेपेलिन डिटेक्टर की बात करें तो ये एक भूमिगत डिटेक्टर है। इसे कमजोर रूप से अंतरक्रिया करने वाले विशालकाय कणों के रूप में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डिटेक्टर में एक विशाल टाइटेनियम टैंक है। इसमें अत्यंत शुद्ध तरल ज़ेनॉन भरा होता है। लक्स ज़ेपेलिन का केंद्र पृथ्वी के सबसे शुद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ सबसे शुद्ध स्थान का मतलब है विकिरण और धूल से मुक्त स्थान। इस डिटेक्टर में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और कोरिया के वैज्ञानिक एवं संस्थान सहयोग कर रहे हैं। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिस्पर Cas9 यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएटेड प्रोटीन 9, इसका उपयोग जीन के कार्य को संशोधित करने, आनुवंशिक कोड को बदलने और विशेष स्थानों पर डीएनए को एडिट करने में किया जाता है। जीन वंशानुक्रम की मूल इकाई है। संतान इसे माता पिता से प्राप्त करती है। इसमें शारीरिक और जैविक लक्षणों को निर्देशित करने के लिए आवश्यक सूचना होती है। अन्य जीनोम एडिटिंग प्रणालियों में टैलेंस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस आदि शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि क्रिस्पर Cas9 कैसे काम करता है। ये डीएनए स्ट्रैंड्स पर कट एंड पेस्ट तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके तहत जिन आनुवंशिक कोड्स को बदलने की जरूरत होती है उनकी पहचान की जाती है। Cas9 प्रोटीन का उपयोग स्ट्रैंड से एक हिस्से को काटने के लिए किया जाता है। ये कैंची के रूप में कार्य करता है। स्ट्रैंड के टूटने पर इसमें स्वयं की मरम्मत करने की प्रवृत्ति होती है और इस तरह से एक क्षतिग्रस्त डीएनए स्ट्रैंड को हटाया जा सकता है और ये मानव शरीर को दोबारा स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग मानव भ्रूण में जीन की एडिटिंग करने के लिए, फसल की सहनशीलता में सुधार करने के लिए, फसलों के आनुवंशिक कोड में बदलाव करने के लिए और कैंसर के उपचार के नए तरीकों के लिए तथा वंशानुगत रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वास्थ्य उपचार का सस्ता, तेज, आसान, सुरक्षित और अधिक सटीक तरीका है। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डोडेना को प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार इन्हें क्रिस्पर Cas9 तकनीक के विकास के लिए दिया गया था। क्रिस्पर कैसे काम करता है अगर इसकी बात करें तो कोशिका में Cas9 प्रोटीन गाइड आरएनए के साथ युग्म बनाता है। ये युग्म स्पेसर के पास समान जीनोमिक डीएनए अनुक्रम से जुड़ जाता है और उसके बाद Cas9 आरएनए युग्म डीएनए के डबल स्ट्रैंड को काट देता है और अंत में प्रोग्राम किए गए डीएनए को काटी गई जगह पर जोड़ दिया जाता है।
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की अभी तक की सबसे गहरी अवरक्त तस्वीर खींची है। इस तस्वीर को वेब की पहली डीप फील्ड कहा जा रहा है। ये तस्वीर आकाश गंगा समूह स्मैक्स 0723 को दर्शाती है। ये समूह 4.6 बिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। JWST का लक्ष्य बिग बैंग के बाद निर्मित शुरुआती आकाश गंगाओं या फिर चमकदार पिंडों की खोज करना है। इसके अलावा ये आकाश गंगाओं के विकास, तारों के निर्माण आदि पर भी अध्ययन करता है। JWST नासा की इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है। ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 2 में स्थापित किया गया है। JWST को हबल स्पेस टेलीस्कोप का अगला चरण माना जा रहा है। और आइए अब जानते हैं हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में अंतर। हबल टेलीस्कोप की पृथ्वी से दूरी है 507 किलोमीटर, वहीं JWST दूसरे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा हबल का प्राइमरी मिरर डायमीटर है 2.4 मीटर, वहीं JWST का 6.5 मीटर का डायमीटर है। हबल की खोज का विषय है युवा आकाश गंगाएं, जो कि 12.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। वहीं JWST ब्रह्मांड के निर्माण के समय बनी आकाश गंगाओं के बारे में खोज करेगी। हबल टेलीस्कोप सर्विसेबल है, जबकि JWST सर्विसेबल नहीं है। हबल टेलीस्कोप का तरंग दैर्घ्य दृश्यमान पराबैंगनी निकट अवरक्त का हिस्सा है, जबकि JWST की तरंग दैर्घ्य निकट और मध्यम अवरक्त हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने त्यागपत्र की पुष्टि की। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल मिलकर एकल सरकार के लिए मार्ग तलाश करेंगे। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले खाली हो जाता है तो संसद को अपने सदस्यों में से एक को राष्ट्रपति चुनना होगा और उत्तराधिकारी केवल राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा। श्रीलंका में सत्ता के संकट के बीच कार्यकारी राष्ट्रपति का होना राष्ट्रपति को हटाने और संसद को भंग करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा था। श्रीलंका की ये व्यवस्था भारत से अलग है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। श्रीलंका के संविधान में वर्ष 2020 में किए गए 20वें संशोधन ने राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां और अधिक प्रतिरक्षा प्रदान की थी। साथ ही इस संशोधन ने प्रधानमंत्री के पद को केवल एक औपचारिक पद मात्र बना दिया है। इसने राष्ट्रपति को अधिकतम शक्तियां प्रदान की और कार्यपालिका पर से नियंत्रण और संतुलन को हटाया। बाद में श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने 21वां संशोधन पारित किया। ये संशोधन राष्ट्रपति को एक औपचारिक पद तक सीमित करता है और प्रधानमंत्री को शासन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां सौंपता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उच्चतम न्यायालय ने जमानत के नियमों को कारगर बनाने के लिए अलग अधिनियम का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नियमों को लागू करने में कमियों को उजागर किया है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र को जमानत प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक अलग अधिनियम पारित करने का सुझाव दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41 और धारा 41A किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित है। न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में राज्यों से कहा था कि वे पुलिस को निर्देश दें कि वे छोटे अपराधों में तत्काल गिरफ्तारी न करें। इसकी बजाय वे उपयुक्त धाराओं में निर्धारित जांच प्रक्रियाओं का पालन करें। न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश भी शामिल हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 का गैर अपराधीकरण। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध के दायरे से बाहर करने पर विचार कर रहा है। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साथ ही वनोपज और लकड़ी एकत्र करने के भी नियम निर्धारित करता है। प्रस्तावित संशोधनों में कई कार्यों को अपराध से मुक्त करने का सुझाव दिया गया है, जैसे कि वन क्षेत्रों में आग जलाने या आग लगाने को, पेड़ों को काटने और लकड़ियां इकट्ठी करने को। इन कार्यों के लिए मंत्रालय 6 माह के कारावास और जुर्माने की जगह मात्र 500 रुपए के जुर्माने के प्रावधान पर भी विचार कर रहा है। राष्ट्रीय प्रतीक। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसे नवनिर्मित संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। ये सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंह आकृतियों का अनुरूपण है। मूल संरचना में 4 सिंहों को 4 प्रमुख दिशाओं की ओर मुंह किए हुए
और एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए दिखाया गया है। शीर्ष फलक का आधार घंटी के आकार का है। इसमें धर्म चक्र के साथ एक कमल है। गोलाकार शीर्ष फलक को 4 धर्म चक्रों से अलंकृत किया गया है। इनके बीच में अंतराल पर एक हाथी, एक वृषभ, एक घोड़े और एक सिंह को अत्यंत कुशलता से उत्कीर्ण किया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। शीर्ष पर सिंह आकृतियों के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। इसका मतलब है सत्य की विजय होती है। ये आदर्श वाक्य प्रतीक का हिस्सा है। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। ये देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की एक शासी परिषद है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक शामिल हैं। इसमें क्षेत्रीय परिषद भी है जिसका कार्य विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालयों के अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं। इसके पदेन सदस्य हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में किए जा रहे व्यापार लेन देन को निपटाने के लिए तंत्र स्थापित किया। इस तंत्र का उद्देश्य प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। इसमें श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं जो विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहे हैं। नया तंत्र भारत को अपने निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। साथ ही इससे रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदने और रुपए के मूल्य को स्थिर रखने में भी सहायता मिलेगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि व्यापार लेन देन के निपटान के लिए विशेष वोस्ट्रो खातों का उपयोग किया जा सकता है। सरफेसी अधिनियम 2002। बैंकों ने दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता जीटीएल के खिलाफ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम का सहारा लिया है, जिसे सरफेसी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से बैंक अपने लंबित बकाये की वसूली करना चाहते हैं। सरफेसी अधिनियम का लक्ष्य ऋण नहीं चुकाने वालों से वित्तीय संस्थानों की रक्षा करना है। इस अधिनियम की सहायता से बैंक बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के अपना बकाया वसूल करने के लिए ऋण के एवज में जमानत पर रखी गई प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। साथ ही उनका प्रबंधन कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। ये अधिनियम पूरे देश में लागू है। ये प्रतिभूति या जमानत के रूप में वादा या करार की गई सभी चल या अचल संपत्ति को कवर करता है। यदि कोई उधारकर्ता 6 महीने से अधिक समय तक अपने भुगतानों को चुकाने में असफल रहता है, तब इस अधिनियम को उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है। इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल लैंगिक शोषण पहल ICSE। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI इंटरपोल की ICSE पहल में शामिल हो गया है। ICSE डेटाबेस बाल लैंगिक शोषण सामग्री का विश्लेषण करने के लिए वीडियो और तस्वीरों की तुलना करता है। इससे पीड़ित, दुर्व्यवहार करने वाले तथा घटना के स्थान के बीच संबंध को समझने में सहायता मिलती है। ये विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके CBI को ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण का पता लगाने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने की अनुमति देगा। साथ ही ये दुर्व्यवहार करने वालों, पीड़ितों आदि की पहचान करने में भी सहायता करेगा। भारत में वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण के 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। इन मामलों के 80% पीड़ितों में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां हैं। इससे पहले CBI ने CSEM डेटा का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और उत्पीड़न रोकथाम या जांच इकाई की स्थापना की थी। रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान 75 नव विकसित AI उत्पादों या प्रौद्योगिकियों को लॉन्च किया गया है। इन उत्पादों में रोबोटिक माइन डिटेक्टर, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए सेंसर, मंडारिन अनुवाद उपकरण आदि शामिल हैं। AI इंटेलिजेंस मानव रहित विमान, खुफिया सूचना विश्लेषण, प्रशिक्षण, युद्ध अभ्यास, अपराध आदि के लिए कई विकल्प प्रदान कर सकता है। ये सैन्य अनुप्रयोगों जैसे कि रणनीतिक, परिचालन संबंधी और सामरिक स्तर की योजना निर्माण में भी सहायक हो सकता है। भारत ने जो रक्षा क्षेत्र में इस तरह के कदम उठाए हैं, उनमें रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDEX के तहत AI से संबंधित चुनौतियां हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स सहयोग से निर्मित पहला रिस्पॉन्डर रोबोट, मरीन प्लानिंग सॉफ्टवेयर और इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम यानी इम्सास आदि हैं। बेसिलस थुरिंजेसिस इज़राइलेंसिस स्ट्रेन BCRC B17 ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने विकसित किया है। यह अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना मच्छर और ब्लैक फ्लाई लार्वा को मार सकता है। BTI यानी बैसिलस थुरिंगिनेसिस इज़राइलेंसिस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। ये मिट्टी में पाया जाता है। इसका उपयोग दशकों से मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। जब मच्छर के लार्वा इसका अंतर्ग्रहण करते हैं तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स अंतर्ग्रहण के 10 से 30 मिनट के भीतर उनकी आंत को नष्ट कर देते हैं। BTI मानव के लिए विषाक्त नहीं है। इसका जैविक खेती के कार्यों में कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ये मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोगवाहक जनित रोगों के खिलाफ भारत के प्रयासों में सहायता कर सकता है। वायु प्रदूषण सेंसर IIT कानपुर उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण के मापन को बेहतर बनाना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण भारत में वायु गुणवत्ता सेंसर का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जा सकेगा। भारत में वायु प्रदूषण को बड़े पैमाने पर शहरी संकट माना जाता है। हालांकि गाँव में भी कुछ प्रदूषणकारी गतिविधियाँ वायु गुणवत्ता को खराब कर रही है, जैसे की बायोमास का दहन, बिजली के लिए डीजल जेनसेट पर निर्भर आदि। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। ये मुख्य रूप से उन 122 शहरों पर केंद्रित है जिन्हें भारत के सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 को समय समय पर किए जाने वाले रखरखाव कार्य के कारण बंद कर दिया गया था। हालांकि ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि रूस अपने खिलाफ लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों के जवाब में इस पाइपलाइन के परिचालन के निलंबन को बढ़ा सकता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जल के नीचे गैस की एक पाइपलाइन है। इसकी लंबाई 1224 किलोमीटर है। ये रूस के वाइबॉर्ग से बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी के लुब्मिन तक जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के कारण बंद कर दिया गया था। ये जर्मनी के लिए रूसी गैस की आपूर्ति को दोगुना करने में सक्षम है। आपको बता दें कि यूरोप में जर्मनी रूस की गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसका अधिकांश भाग नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।